Hello guys, welcome to Merit Seekers. My name is Ankit Uda. In this video, we will discuss about all important questions of chapter number 1, that is sets. अब सेट्स में जितने भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं जो हमने एनसीईआरटी के किए, वो सारे न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्सेप्ट वीडियो हमने फॉलो की, हमने सब देख ली। लेकिन कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो एनसीईआरटी के अलावा कुछ एक ऐसे क्वेश्चन कि जो आप कर लो तो किसी भी मैथ में से कोई भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, वो आप क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हो। हर चैप्टर के एंड में हम एक ऐसी वीडियो करेंगे जिसमें कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ अ चैप्टर की 5 क्वेश्चन होंगे, 10 होंगे या 15 होंगे। अगर आप उन क्वेश्चंस को कर लेते हो प्लस एनसीईआरटी, तो मैं नहीं मानता कि एनसीईआरटी या कोई भी मैथ आप फॉलो कर रहे हो, चाहे वो आर डी शर्मा है, चाहे वो कोई एलिमेंट्स का मैथ है, चाहे आर एस अग्रवाल है, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। स्पेशली मैं एनसीईआरटी में 1.6 से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि 1.6 एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। 90 to 100% एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कुछ बच्चों वाले क्वेश्चन जो है वो 1.6 में दिए हुए हैं, वो सफिशिएंट नहीं है आपके लिए। तो स्पेशली आप कह सकते हो 1.6 के जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको पता ही होने चाहिए, उस बारे में मेनली बात करेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, एक एक स्टेप वाइज किस एक्सरसाइज में क्या इंपॉर्टेंट है। देखो 1.1 से लेके 1.6 हमने कुछ एक टॉपिक्स पढ़े, दैट इज यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। उनमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था, वेन डायग्राम। तो जो जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं फर्स्ट चैप्टर में से जिस भी तरीके के, वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन 1-2 नंबर में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देखो, इफ 2 फाइनाइट सेट have m and n elements and total number of the subset of first set is 12 more than the total number of the subset of second set, find the values of m and n। आपको वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का मीनिंग समझो। अगर दो ऐसे फाइनाइट सेट हैं जिनके टोटल नंबर ऑफ द जिनके पास m एलिमेंट है और दूसरे सेट के पास n एलिमेंट है, मतलब आपने दो सेट मान लिए a और b, एक के पास m एलिमेंट है, दूसरे के पास n एलिमेंट है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, पहले सेट के जो सबसेट हैं, इज 12 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ सेकंड सेट। वो सेकंड सेट के टोटल नंबर ऑफ द सबसेट से 12 ज्यादा है, तो बताओ m और n की वैल्यू क्या होगी। देखो ऐसा क्वेश्चन करना है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। और उससे पहले एक चीज, जब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप वीडियो फॉलो कर रहे हो तो कॉपी पेन लेके बैठो, ईयरफोन लगा के बैठो, जिस टाइम फ्री हो अलग से बैठ सकते हो बैठो। और स्पेशली एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ एक ऐसे क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कुछ और मोल्ड करके क्वेश्चन होंगे, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेंगे। फर्स्ट लिंक आपको मिलेगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन के नेम से, और उसके नीचे ही आपको लिंक मिलेगा उनके सॉल्यूशन का, ताकि आप अपना क्रॉस चेक कर पाओ। लेकिन आपको पहले सोल्व करने हैं, फिर आपका आंसर क्रॉस चेक करना है। हर वीडियो के अंदर ऐसा होगा। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने मान लिया लेट सेट ए हैज m एलिमेंट, ठीक है। मैंने मान लिया कि ए सेट जो है वो m एलिमेंट्स कंटेन करता है। वो बोल रहा है ना, एक सेट के पास m है, दूसरे के पास n है। लेट सेट b हैज n एलिमेंट्स, मैंने मान लिया कि इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट है। ये चीज हो गई। लेकिन वो बोल रहा है जो a के पास जितने टोटल नंबर ऑफ द सबसेट हैं वो 12 ज्यादा होंगे जितने b के पास है, यानी कि a के पास जितने भी सबसेट हैं वो ज्यादा होंगे। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे बता सकते हो। हमने एक टॉपिक पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट वीडियो के अंदर कि अगर किसी के पास 3 एलिमेंट है या n एलिमेंट है, उसके पास टोटल नंबर ऑफ द सबसेट्स कितने होंगे, 2n। 3 एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट बनते थे, 2^3 8। अगर किसी सबसेट के पास m एलिमेंट है तो उसके पास कितने सबसेट होंगे, 2m होंगे। अगर किसी के पास n एलिमेंट है तो उसके पास सबसेट कितने होंगे, 2n। ये तो चीज़ हो गई। लेकिन वो बोल रहा है a के पास सबसेट जो है वो 12 ज़्यादा है b से। a के पास जो सबसेट है, ये समझो मैं क्या लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये चीज़ समझ लो। a के पास जितने सबसेट हैं वो तो इतने हैं, वो 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है b से। तो अगर a के सबसेट्स में से b के सबसेट्स माइनस कर दो तो आंसर कितना आएगा, आंसर तो 12 आएगा।
इस चीज़ को आपने मेनली समझना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि सबसेट ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ ए माइनस टोटल नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ बी इज इक्वल टू 12। हाँ, अगर आपको ऐसा देता कि बी के पास 12 सबसेट ज़्यादा है तो इसको पहले लिखते, इसको बाद में। मेन चीज़ ये है, उसके बाद आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ धीरे धीरे सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना। देखो 2 रेज़ टू पावर m माइनस 2 रेज़ टू पावर n एज इट इज़ 12 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3। आपको करना क्या है, राइट साइड को लेफ्ट के एक्सप्रेशन में चेंज करना है ताकि आप कंपेयर कर पाओ, वैल्यूज़ निकाल पाओ। देखो कैसे, अब यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन लूँ, वैसे तो सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया 2 रेज़ टू पावर n। आप कहोगे कॉमन नहीं आ रहा, देखो अगर 2 रेज़ टू पावर n मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, यहाँ तो बच गया 1, ठीक है जी। यहाँ क्या बचेगा, ध्यान से देखो जो मैं लिख रहा हूँ 2 रेज़ टू पावर m माइनस n। आप चाहो तो किसी और तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी प्रायोरिटी चूज़ कर सकते हो। तो इसकी जगह क्या आएगा, 2 रेज़ टू पावर m माइनस n। क्यों, चेक करो, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो m माइनस n प्लस n कट जाएगा ना, और ये 2 रेज़ टू पावर n एज इट इज, ठीक है। अगर जहाँ पे नहीं पड़ा तो पावर माइनस कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर, इस चीज़ को फिर से ध्यान से देखना, 2 रेज़ टू पावर 2, 4 को मैंने ये लिख दिया, लेकिन 4 अगर 2 रेज़ टू पावर 2 है, इसको अगर 2 रेज़ टू पावर समथिंग में कन्वर्ट करना है ना, यहाँ पे क्या हो गया 2 रेज़ टू पावर 2। मेरे कहने का मतलब क्या है, सिर्फ आपको राइट के एक्सप्रेशन को कुछ ऐसा चेंज करना है कि वो लेफ्ट से कंपेयर हो पाए। अब देखो 3 कैन बी रिटन एज 4 माइनस 1, और 4 को मैंने लिख दिया 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1। चेक करो, 4 माइनस 1 3, 4 की जगह क्या लिख दिया 2 रेज़ टू पावर 2। क्यों ऐसा किया, क्योंकि लेफ्ट और साइड चेक करो, 2 बेस है, 2 बेस है, यहाँ 1 पड़ा है, 2 बेस है, 2 बेस है, यहाँ 1 पड़ा है, तो बाय कंपेयरिंग लेफ्ट एंड राइट पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो बाकी पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ नाउ बाय कंपेयरिंग, ठीक है, बाय कंपेयरिंग लेफ्ट एंड राइट। तो 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर 2, n की वैल्यू कितनी हो गई 2, एंड चेक करो 2 रेज़ टू पावर m माइनस n, और यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2, तो m माइनस n मेरे पास कितना हो गया 2, पर n की वैल्यू 2 निकाली है, तो m की वैल्यू क्या हो गई 4, 2 वहाँ जाके ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। सेकंड देखो, एक ये चीज़ हमने 1.5 NCERT के अंदर एक चीज़ डिस्कस की थी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अपने सेट को छोड़ के, ठीक है, बाकी यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट लिख दो, वही तो कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट में अगर हमने कुछ ना कुछ प्रूव करना है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिसमें आपको लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करना है। जैसे मान लो कुछ इसने ये एग्जांपल दे दिया, वो कह रहा है कि लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करो। एक्चुअल में तुम लोग करोगे क्या, सभी करोगे क्या कि ए और बी का इंटरसेक्शन करो, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। राइट में क्या करोगे, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट निकाल के यूनियन निकाल दो। मैं भी यही करूंगा लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करने के लिए। लेकिन इस 2 स्टेप को स्पेशली एक नाम दिया गया है, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। यानी कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको 2 सेट दे रखे हैं, क्वेश्चन के अंदर 2 सेट दे रखे हैं, एक पार्ट ट्राई करते हैं, एक आप ट्राई करना। ए इसने दे दिया 1 2 3 एंड बी इसने सेट दे दिया समथिंग 2 3 4, ठीक है। 2 सेट गिवन दे दिए और आगे उसने कुछ नहीं लिख रखा कि लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करो या कुछ मर्जी करो, उसने सिर्फ ये लिख दिया कि प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ। अगर वो कह रहा है कि प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ, तो इसका मतलब आपको बाय स्टैंडर्ड या बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों चीज़ें सॉल्व करनी है, ठीक है। इसका वेन डायग्राम से प्रूफ भी मैं बताऊंगा, आपको ये प्रूव करना है और ये प्रूव करना है। मतलब फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट राइट के इक्वल प्रूव करना है और सेकंड पार्ट में लेफ्ट और राइट के इक्वल प्रूव करना है। तो मेरे कहने का छोटा सा मतलब ये है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करना हो तो हमें दे रखा होगा, क्वेश्चन दे रखा होगा, लेकिन अगर स्पेशल लिखा आ जाए कि प्रूव दैट डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपको डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर यही प्रूव करना है, यही करोगे। इसका प्रूफ क्या है वो भी करेंगे। देखो पहले एग्जाम्पल से करते हैं। ए, मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा, इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो ये यूनिवर्सल सेट रह गया। यूनिवर्सल सेट मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब देखो लेफ्ट साइड के अंदर क्या है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए सेट मेरे पास क्या है 1 2 3, यूनियन बी सेट मेरे पास क्या है 2 3 4,
और इसका हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। अब देखो इनका सबसे पहले तो यूनियन क्या आएगा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब इन चारों एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन सा एक एलिमेंट बच गया, 5 ही तो बच गया है ना। तो ये तो मेरी लेफ्ट साइड सोल्व हो गई। अब देखो राइट साइड के अंदर हमें क्या प्रूव करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यानी कि 1 2 3 का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, 2 3 4 का कॉम्प्लीमेंट, 2 3 4 का कॉम्प्लीमेंट। 1 2 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 4 5, वो सारे नंबर जो यूनिवर्सल में पड़े हैं इनको छोड़ के, इंटरसेक्शन 2 3 4 का 1 5। अब आपस में इनका क्या करना है, इंटरसेक्शन, इनमें से कॉमन एलिमेंट कौन सा है, क्या लेफ्ट राइट के इक्वल आ रहा है, तो यही प्रूव करना है। ठीक है। अगर स्पेशली एक बाय डिफॉल्ट नेम से आ जाता है कि प्रूव दैट डी मॉर्गन्स लॉ, तो आपको ये करके दिखाना है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट सोल्व करना है। हाँ, अब इसका प्रूफ क्या है, करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक है जी। पहले लेफ्ट की बात करेंगे फिर राइट की बात करेंगे। देखो ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का मतलब है ये सारा का सारा, है ना। इन दोनों सर्कल को शेड कर दो। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, कि ये जो सर्कल शेड की हैं दोनों, उसको छोड़ के बाकी सारा पोर्शन, यही तो होगा, ये सारा पोर्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। कॉन्सेप्ट वीडियो के अंदर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि किस तरीके से आप बना सकते हो। अब देखो राइट हैंड साइड के अंदर एक्चुअल में क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट कौन है, ए को छोड़ के बाकी सारा, बी का कॉम्प्लीमेंट कौन है, बी को छोड़ के बाकी सारा, और उनके बीच में कॉमन पार्ट कौन सा है, यही तो आएगा। ठीक है। तो वेन डायग्राम से भी ये प्रूव हो गया। आपको करना ये चीज़ प्रूव है, लेकिन वेन डायग्राम से हम चेक कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ऐसे ही आपने सेकंड पार्ट सोल्व करना है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, बस मोल्ड किया हुआ है, आपको इसको समझना पड़ेगा। देखो इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट्स। ए आपके पास 2 सेट हैं, एक ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, बी के पास नंबर ऑफ एलिमेंट है 6। तो मैंने लिख दिया एन ऑफ ए एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3 and 6 रिस्पेक्टिवली। एन ऑफ ए का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ द सेट ऑफ, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट बी। अब देखो हमें क्या निकालना है, उस चीज़ पे फोकस रखना है। व्हाट कैन बी मिनिमम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के अंदर कम से कम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले केस बनाओ। अब सारे क्वेश्चन इसी तरीके से ट्राई करोगे, बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है। सबसे इजी मेथड है वो कर रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज मिनिमम, ए इंटरसेक्शन बी सबसे मिनिमम क्या हो सकता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि 2 सेट के बीच में कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं। 2 सेट के बीच में कॉमन एलिमेंट कितने हो सकते हैं, 0, है ना। अगर मैं बोल दूं ये अगर मिनिमम है, दैट इम्प्लाई एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 2 सेट के बीच में कॉमन एलिमेंट 0 है। ठीक है। यहाँ पे कोई सेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ द एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो 0 लिखा जाएगा। अगर किसी सेट 2 सेट्स के बीच में नंबर ऑफ द कॉमन एलिमेंट कितने हैं, 0, मतलब सबसे छोटी वैल्यू तो यही है, माइनस तो हो ही नहीं सकती, तो कॉमन एलिमेंट कितने आ गए, 0। अब देखो अगर ऐसा है, हमारा फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ, एक एक चीज़, एक एक स्टेप का ध्यान रखना, मैं क्या बोलने वाला हूँ। देखो ये सबसे छोटा कब होगा, जब ये 0 होगा। 0 पुट कर दो सीधा। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, एन ऑफ ए कितना है 3, एन ऑफ बी कितना है 6, तो 3 + 6, और इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने अभी निकाली 9, तो ये मेरे पास क्या हो गया 9। अब एक जो चीज़ लिख रहे हैं उसको दिमाग में बिठाओ, किसी भी तरीके से बिठाओ। ए इंटरसेक्शन बी अगर मिनिमम है, 2 सेट के बीच में कॉमन एलिमेंट अगर छोटे से छोटे यानी कि बिल्कुल 0 हैं, तो क्या ए यूनियन बी सबसे बड़ा सेट नहीं होगा। थोड़ा सा सोचो। देखो तो मैंने क्या लिख दिया, मैक्सिमम
ये लाइन समझने की कोशिश करो। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 9। पहला मैंने केस लिया, अगर कॉमन एलिमेंट सबसे छोटा है, अगर कॉमन एलिमेंट सबसे छोटा है तो जो यूनियन होगा वो सबसे बड़ा ही होगा। ठीक है, मैं साइड बाय साइड एक एग्जांपल से कर रहा हूँ। देखो ए के पास, ये आपने करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, ए के पास 3 एलिमेंट है, बी के पास 2 एलिमेंट है। जो ए यूनियन बी होता है वो होता क्या है? वो इन सारे एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन ही होती है। अगर इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, कॉम्बिनेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 4 5। लेकिन अगर इनके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन आ गया, अब कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 3 4 5। अब आएंगे 4 एलिमेंट, पहले कितने आ रहे थे? 5 एलिमेंट। तो ए यूनियन बी सबसे बड़ा कब होगा? जब एलिमेंट कॉमन ही नहीं होगा। तो जब एलिमेंट कॉमन ही नहीं होगा, ए यूनियन बी के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स तभी होंगे। कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। सेकेंड केस यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये चीज़ रफली सिर्फ आपको समझाने के लिए की। सेकेंड जो मैंने केस बनाया, देखो फर्स्ट केस मेरे पास क्या था? जब ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम था। अब यहाँ पे ले रहा हूँ मैं व्हेन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज मैक्सिमम। जब ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम होगा, अब इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा आपको। ए इंटरसेक्शन बी अगर मैक्सिमम है, मिनिमम था तो कितने थे? 0 थे। मैक्सिमम है तो कितने एलिमेंट हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन आ सकते हैं? जब पहले सेट में 3 एलिमेंट पड़े हैं, दूसरे सेट में 6 एलिमेंट्स पड़े हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने एलिमेंट कॉमन आएंगे? 3 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते, 4 तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि 3 ही एलिमेंट ए में पड़े हैं। तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, मेरे पास कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखो एन ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन हमें यूनियन दे रखा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम, हम इसकी बात कर रहे हैं ना। तो एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, वही फॉर्मूला लगा दिया। अब इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? 3, एन ऑफ ए, ये एन ऑफ बी माइनस में दिस। तो आप ये बोल सकते हो, हमने पहले क्या निकाला था फर्स्ट केस के अंदर? मैक्सिमम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ना। अब यहाँ पे हमने क्या निकाला है? मिनिमम। तो मिनिमम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, और यू कैन से एन ऑफ ए यूनियन बी इज 6। ये चीज़ समझे। सेकंड केस क्या है? अगर उनके बीच में कॉमन एलिमेंट ही 3 है ज़्यादा से ज़्यादा, तो ए यूनियन बी की वैल्यू उस टाइम क्या आएगी? 6 आएगी। तो एक तरीके से आप इसका आंसर इस भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो 9 के इक्वल है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर 9 है, इसकी वैल्यू सबसे बड़ी नंबर 9 है, तो इक्वल हो सकता है। हाँ, इससे छोटा भी हो सकता है। और कितना छोटा होगा? मिनिमम से मिनिमम कितना होगा? 6। ये आंसर भी ठीक है, हो सकता है कई अलग अलग बुक्स में जिसमें भी ये क्वेश्चन प्रेजेंट है उसके अंदर इस तरीके से आंसर दे रखा हो, तो वो ये मेथड है। ठीक है, कि 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, और उनके बीच में भी कुछ हो सकता है, 7 8 भी हो सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जो मोस्टली क्वेश्चंस की बात होगी वो होगी 1.6 एक्सरसाइज से, जो हमारे वेन डायग्राम के ऑपरेशंस थे, यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे। एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? इन अ ग्रुप 400 पीपल 250 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 70 कैन स्पीक हिंदी। ऐसे लोग हैं जो 250 पीपल्स हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं। इस वर्डिंग को ध्यान रखना, इंग्लिश नहीं, सिर्फ इंग्लिश। एंड 70 कैन स्पीक हिंदी ओनली। ओनली का मतलब क्या है? जो हिंदी बोल सकते हैं पर इंग्लिश नहीं। ओनली इंग्लिश का मतलब क्या है? जो इंग्लिश बोल सकते हैं पर हिंदी नहीं। समझेंगे, कॉन्सेप्ट के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। एंड वी हैव टू फाइंड हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ, दोनों जो फाइंड कर सकते हैं, यानी कि दोनों जो बोल सकते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, ओनली वर्ड नहीं है यहाँ पे। हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी, हमें ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले आंसर से पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूँ कि एक्चुअल में दिया क्या हुआ है और हमें निकालना क्या। अगर 2
अगर ग्रुप है जो 400 पीपल्स का है, ठीक है, उनमें से कुछ इंग्लिश बोल पाते हैं, कुछ हिंदी बोल पाते हैं, तो ग्रुप का नेम रख दो, लेट ई इज नोटेशन फॉर पीपल हु स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोल सकते हैं जी, ठीक है, और एच मैंने शो कर दिया जो हमारे पास हिंदी बोल सकते हैं। अब देखो गिवन क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर वो ग्रुप 400 लोगों का है तो क्या मैं ऐसा लिख नहीं सकता एन ऑफ ई यूनियन एच इज इक्वल टू 400, ये लिख सकते हैं। यूनियन का मतलब क्या, इन दोनों को इकट्ठा कर दो, टोटल पर्सन्स कितने हैं 400 है। अब देखो दूसरी चीज़ जो आपको गिवन दे रखी है वो है जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ का क्या मतलब हुआ कि इंग्लिश में से वो सब माइनस कर दो जो हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी बोल सकते हैं। तो इंग्लिश पढ़ने वाले, ऐसा भी तो होगा ना, उनमें से हिंदी पढ़ने वाले भी होंगे, उनमें से वो बंदे माइनस कर दो जी जो हिंदी पढ़ने वाले हैं। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 70। ये हमने कॉन्सेप्ट के अंदर भी डिस्कस किया था, वेन डायग्राम से भी समझा था। और नेक्स्ट हमें दे रखा है हिंदी, सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलने वाले कितने हैं 70, इंग्लिश वाले 250 थे, इंग्लिश वाले हैं जी 250, और हिंदी वाले मुझे कितनी दे रखे हैं h माइनस में e इज इक्वल टू 70। पहली बात तो हमें क्वेश्चन समझ लिया कि ये चीज़ हमें गिवन है। अब व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें निकालना क्या है, देखो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको इजीली पता चलेगा। वर्डिंग से मैथमेटिकल लैंग्वेज में ले आओ, अगर आपको ये पता चल गया कि गिवन क्या है, ठीक है, और निकालना क्या है, निकालना तो आपको आता है, बहुत इजी से 2-3 फॉर्मूलाज ही थे, है ना। क्वेश्चन समझो, देखोगी दे क्या रखा है, आंसर में हमें क्या निकालना है वो चीज़ समझ लो और लिख दो, उसके बाद निकाल दो। बहुत ही इजी से कॉन्सेप्ट है टू फाइंड। अब हमें पहली चीज़ जो है वो क्या करना है, देखो पहले पॉइंट में एक्चुअल में हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ। ऑब्वियस ही बात है क्या होगा, दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कौन होंगे, कॉमन पार्ट होगा, पहले में ये निकालना है। सेकंड के अंदर क्या निकालना है, हाउ मैनी कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ ओनली वर्ड नहीं है, इसका मतलब हमें सीधा सा दे रखा है एन ऑफ ई निकालो। थर्ड में क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी, तो सीधा सीधा दे रखा है एन ऑफ एच निकाल दो। समझ आया, ये गिवन है, ये निकालना है। अब देखो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा, एन ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई माइनस एच प्लस में एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। इस फॉर्मूले के बारे में हमने कॉन्सेप्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से लिखा जाता है। देखो दोबारा देखो, वेन डायग्राम में आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपना खुद का फॉर्मूला भी बना सकते हो। ये बहुत रेयर फॉर्मूलाज थे जो मैंने वीडियो के अंदर बोला था कि यूज़ होंगे, ठीक है। अब देखो ये मान लो इंग्लिश बोलने वाले हैं और ये मान लो हिंदी बोलने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश बोलने वाले कौन होंगे, जो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले होंगे प्लस जो दोनों लैंग्वेज बोलने वाले होंगे, कॉमन पार्ट, तो फॉर्मूला बन गया, है ना। ऐसे ही हिंदी बोलने वाले कौन से होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलने वाले होंगे और जो कॉमन होंगे, ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलने वाले प्लस कॉमन क्या हो जाएगा एन ऑफ एच। ये चीज़ समझ आई। अब इसके बाद देखो एन ऑफ ई हमें गिवन नहीं है, पढ़ा रहने दो, ठीक है जी। क्या हमें ई माइनस एच, एन ऑफ ई माइनस एच की वैल्यू गिवन है विच इज़ 250 प्लस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही एन ऑफ एच की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, एच माइनस सी 70 है, 70 निकालो प्लस इनका इंटरसेक्शन नहीं पता जी, पढ़ा रहने दो। हो तो बहुत तरीके से सकता है, इजी लग रहा है मुझे, दोनों को ऐड कर दो, फॉर्मूला बनेगा। कैसे देखो, फर्स्ट सेकंड, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपको खुद को पता चलता जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है। तो जिसने भी एनसीईआरटी वीडियोस देख लिए हैं उस वीडियोस को देखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे जंप करना, क्योंकि आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर आप सीधा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे देखोगे। अगर आपको वो सारे क्वेश्चन आते हैं तभी इस वीडियो को वॉच करना। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड दो इक्वेशन आ गई, दोनों को ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एच इज इक्वल टू 250 प्लस 70 प्लस 2n h इंटरसेक्शन ई। इसका मतलब क्या हुआ, n ऑफ h इंटरसेक्शन ई प्लस n ऑफ h इंटरसेक्शन ई, 2 बार हो जाएगा। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, एक बार इधर ले आओ, ठीक है, 2 बार है, 2 बार लिख के एक बार इधर ले आओ माइनस में, ठीक है। एक स्टेप मैंने पहले कर दिया।
2 बार था, ऐड करते टाइम एक बार मैं यहाँ पे माइनस में ले आया अगले स्टेप के अंदर। क्या ये फॉर्मूला देखा है? ये फॉर्मूला हमारे पास किसका फॉर्मूला है? एन ऑफ ई यूनियन एच का फॉर्मूला। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस में उनका इंटरसेक्शन, फॉर्मूला बन गया इज इक्वल टू में 250 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 320। एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई क्या हो जाएगा? एज इट इज़। हमें यूनियन की वैल्यू गिवन है 400। जब ये 320 माइनस में आएगा तो इनके इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 80। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है जी, फर्स्ट आंसर। सेकंड देखो, अब फर्स्ट इक्वेशन से एन ऑफ ई की वैल्यू क्या है? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिख दोगे एन ऑफ ई कितना है? 250 प्लस में इंटरसेक्शन, तो 250 प्लस में 80। और थर्ड पार्ट एन ऑफ एच मेरे पास कितना है? सेकेंड इक्वेशन के अंदर से 70 प्लस में इनका इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या आई है? तो ये मेरे पास हमारे 3 रिक्वायर्ड आंसर हो गए। अच्छा क्वेश्चन था। इससे नेक्स्ट जो 2-3 क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्वेश्चंस या उस तरीके के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आपके पास फर्स्ट चैप्टर में से किसी भी बुक में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं नहीं मानता आप सोल्व नहीं कर सकते। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यस, नाउ द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। डिस्प्ले पे आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा। अ सर्वे शोज दैट 67, एक तो चीज़ ना हमेशा माइंड में रखना, ये वर्ड जहाँ मिल जाए अ सर्वे शोज दैट, ठीक है, उसका मैं मीनिंग बताता हूँ क्या है। अ सर्वे शोज दैट 67% ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट P1, 73% लाइक P2। इफ X% ऑफ द पीपल लाइक बोथ द प्रोडक्ट देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X। अगर P1 वो लोग हैं, अगर आपके पास 67 वो लोग हैं जो P1 को लाइक कर रहे हैं, P1 प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। 73% ऐसे लोग हैं जो P2 को लाइक कर रहे हैं, X% ऐसे लोग हैं जो उनमें से दोनों को लाइक कर रहे हैं, तो बताओ कि X की वैल्यू क्या होगी। एक तो चीज़ कि जब भी आपको सर्वे दे रखा है, इसका मतलब हमें यूनियन नहीं गिवन, सर्वे हुआ है। सर्वे होने का मतलब क्या है? कुछ लोग P1 को लाइक कर रहे हैं, कुछ लोग P2 को लाइक, ये चीज़ ध्यान से सुनना, कुछ लोग P1 को लाइक कर रहे हैं, कुछ लोग P2 को लाइक कर रहे हैं, कुछ दोनों को लाइक कर रहे हैं। लेकिन वो लोग कहाँ गए जो किसी को लाइक नहीं कर रहे, किसी प्रोडक्ट को लाइक नहीं कर रहे? वो पड़े होंगे यूनिवर्सल के अंदर। क्वेश्चन का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। सर्वे का मीनिंग क्या है? हमें पहले क्वेश्चन दिया होता था कि आउट ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 270 कैन स्पीक इंग्लिश, आउट ऑफ। अब यहाँ वर्ड है सर्वे। सर्वे हुआ है तो कुछ लोग मना भी होंगे, कुछ लोग प्रोडक्ट को लाइक नहीं करते होंगे। ये वो लोग हैं जो P1 प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब ध्यान से समझना, ये P2 को लाइक करने वाले लोग हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जो दोनों को लाइक कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कहाँ गए जो किसी को लाइक नहीं कर रहे? वो यहाँ यूनिवर्सल के अंदर पड़े हैं, समझे? यानी कि और यूनिवर्सल हमारा यहाँ पे सेट है क्या? 100। हमें क्या दे रखा है? 67% लाइक दिस, 73% लाइक दिस। आउट ऑफ विच परसेंट? कितने परसेंटेज में से क्या निकालते हो? 100 में से तो परसेंटेज निकलते हैं, तो आपके पास 100% हमारा यूनियन नहीं है। यहाँ पे 100 जो हमारे पास है वो यूनिवर्सल है, ठीक है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि यहाँ सर्वे हुआ है, यहाँ पे अब यूनियन गिवन नहीं है, यूनिवर्सल है। एक ये चीज़ जो है आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब देखो, मैंने मान लिया कि लेट P1 शोज, या फिर AB का नाम दे दो, लेट A शोज पीपल्स हु लाइक प्रोडक्ट P1, B शोज द पीपल हु लाइक प्रोडक्ट P2। नाम रख दिया ताकि इजी हो जाए। अच्छा चेक करो, N ऑफ यूनिवर्सल, टोटल परसेंटेज किस में से निकल रही है? 100 में से ना। तो यूनिवर्सल के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? 100 मान के चलते हैं जी, क्योंकि परसेंटेज 100 में से ही निकलती है। अब A शो कर रहा है जो P1 को लाइक कर रहे हैं। अच्छा 100% में से कितने लोग ऐसे हैं जो P1 प्रोडक्ट को लाइक कर रहे थे? 67। तो आउट ऑफ 100 कितने हो गए? 67। परसेंटेज हटा दी, नंबर लिख दिए। N ऑफ B, P2 प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कितने लोग थे? 73। दोनों को लाइक करने वाले कितने लोग थे? X। और हमें X की वैल्यू ही निकालनी है। क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। एक तरह से कह लो कि क्वेश्चन को फील करना है, जैसे मर्जी करो। क्वेश्चन को फील अगर आपने कर लिया, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लिया, तो आपको बाएं हाथ का खेल है कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन को निकालना है। अब देखो, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी बुक्स में अवेलेबल है ये क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन की सबसे पहले बात करते हैं। जो हमारा बेसिक फॉर्मूला मैंने वो लिख दिया, N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस में N ऑफ A इंटरसेक्शन B। हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो राइट डाउन कर दिया, ठीक है जी। यूनियन हमें नहीं गिवन,
तो एज इट इज़ पड़ा रहने दो। एन ऑफ ए हमें पता है जी 67 है, एन ऑफ बी हमें पता है 73 है, और इसकी वैल्यू एक्स है ये भी हमें पता है। इस क्वेश्चन का आंसर कभी भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। आप इसके बारे में आइडिया दे सकते हो कि एक्स की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, इससे कम होगी, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हमें यूनियन ही गिवन नहीं है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, परसेंटेज वाला एक आइडिया माइंड में ले सकते हो कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आना है तो परसेंटेज की फॉर्म में कुछ ना कुछ होगा। तो अब देखो, अब जो मैं लिखने वाला हूँ कॉन्सेप्ट, उस चीज़ को आपने जो है वो बहुत ध्यान से देखना है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ एन ऑफ ए यूनियन बी, ये चीज़ ध्यान से देखनी है आपने, दो चीज़ें एक आगे भी यूज़ करूँगा मैं, यूनियन इज़ लेस देन एन ऑफ यू। ए यूनियन बी के अंदर जितने एलिमेंट होंगे क्या वो यूनिवर्सल से कम होंगे? ए यूनियन बी के अंदर जितने एलिमेंट होंगे क्या वो यूनिवर्सल से तो कम ही होंगे, है ना। हाँ, ये भी हो सकता है कि जिसके इक्वल हो, कि बाहर कोई नंबर पड़ा ही ना हो, हमें तो पता ही नहीं है। तो मैंने मान लिया कि यूनियन जो है वो यूनिवर्सल से या तो छोटा होगा या इक्वल होगा। पर यूनियन की वैल्यू क्या है? 140 माइनस एक्स, ठीक है, ये आ गई। अब एन ऑफ यू मेरे पास कितना गिवन है? 100, ये आ गया। एक्स की वैल्यू वहाँ जाके पॉजिटिव हो गई, 100 यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया। तो पहला आंसर मेरा निकल गया कि एक्स की वैल्यू बड़ी होगी 40 से या उसके इक्वल होगी, ठीक है। पहला पॉइंट निकल गया, एक पोर्शन आ गया। दूसरा पोर्शन निकालोगे कि इससे छोटी होगी, इससे तो बड़ी या इक्वल होगी, किससे छोटी होगी। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है ना, लेस देन ग्रेटर देन, सिर्फ एक या तो एक टाइप का ही क्वेश्चन आता है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा वर्कशीट में देने वाला हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वर्कशीट है वो आपने चेक करना है, और उसके सोल्यूशन के लिंक भी आपको नीचे ही मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। नाउ अब जो मैं लिख रहा हूँ वो देखो क्या, ठीक है, यूनिवर्सल यूनियन की बात हो गई ना। एन ऑफ ए जो है वो बड़ा होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से। ध्यान से देखो, अगर ए और बी के बीच में कॉमन पार्ट है, इस क्वेश्चन में आपको लगेगा कि मैं कुछ नए फॉर्मूलाज लॉन्च कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। ये एक दो चीज़ें जो क्वेश्चन है वो एक दो क्वेश्चन जो हमने अभी भी किए वही ऐसे क्वेश्चन है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन बनते ही नहीं है, ठीक है। अगर ये आपने क्वेश्चन देख लिए तो इसी तरीके के क्वेश्चन घूम फिर के आएंगे, या जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, जो आप एक क्वेश्चन करने से सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो, वो आगे आने वाले हैं। एन ऑफ ए सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं क्या वो ज़्यादा होंगे कॉमन से? ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा ही होंगे। हाँ, इक्वल भी हो सकते हैं जब यहाँ कोई एलिमेंट ही ना हो, तो ये पहला केस हो गया। अच्छा, ऐसा भी तो मैं लिख सकता हूँ कि एन ऑफ बी के अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो ज़्यादा होंगे कॉमन एलिमेंट से। हाँ, उसके इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन लग गई ना। यानी कि आप कह सकते हो कि ये दोनों कंडीशन हैं, ये भी होगा और वो भी होगा, एंड लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। ये भी होगा और ये भी होगा। अब एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है जी? 67, और इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है? x। यहाँ बी की वैल्यू कितनी है? 73, और इसकी वैल्यू कितनी है? x, ठीक है। अब एक चीज़ और समझो, यहाँ मैंने बोला ऐसा होगा पर ऐसा भी होगा, मतलब दोनों चीज़ें होंगी ही होंगी। x जो है वो 67 से भी छोटा है, वो 73 से भी छोटा है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं कोई ऐसा नंबर लिख दूँ 66, इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर गया कि वो उससे तो छोटा है, लेकिन इससे अगर मैं x की वैल्यू लिख दूँ 72, ठीक है जी, तो 72 इससे तो छोटा है पर इससे छोटा नहीं है। मतलब कुछ एक कंडीशन के बारे में बात करो, अगर मैंने लिख दिया 70, तो 70 जो है वो इससे छोटा है लेकिन इससे छोटा नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे अभी आपको क्या बोला कि ये दोनों चीज़ें ही तो सच हैं, ये भी सच है और ये भी सच है, और ये साथ में सच क्या हो सकता है, कब हो सकता है? जब x ये हो। सोचो, x अगर 67 से छोटा होगा, अगर ये वाला केस हम लें, तो ऑब्वियस सी बात है वो 73 से तो छोटा होगा ही होगा। तो इन दोनों के बीच में कॉमन या कह सकते हो एंड वाली कंडीशन वो पहली इक्वेशन है। अगर मैं इसको मान के चलूँ तो गलत हो जाएगा। अगर 73 से छोटा है तो मैं नहीं बोल सकता हाँ वो उससे भी छोटा होगा। क्यों? 70, 71, 72। तो अगर इन दोनों का आंसर ऐसा है, दैट इम्प्लाई, इन दोनों की वजह से आप बोल सकते हो x जो होगा वो क्या होगा? छोटा होगा 67 से। ये क्वेश्चन समझ आया? ऐसा क्वेश्चन जो है ध्यान में रखना है कि ये कॉन्सेप्ट क्या लिख रहा हूँ। अब देखो, एक चीज़ हमने निकाल दी थी कि x जो है वो 40 या 40 से बड़ा होगा,
तो रिक्वायर्ड वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई x जो है वो 67 से छोटा होगा या इक्वल हो सकता है, 40 से बड़ा होगा या फिर इक्वल हो सकता है। ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान से देखना आपने। और जो नेक्स्ट अब क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हम अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वो आपने क्वेश्चन कर लिया यानी कि लास्ट क्वेश्चन, तो कोई भी किसी भी तरीके का आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। जो हम 2 सेट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ऐसा आप 3 सेट के ऊपर कैसे कर सकते हो, और बहुत ही ईजी तरीके से। और 95 to 100% चांस होते हैं वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, यानी कि उसी तरीके का क्वेश्चन रिपीट होता है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 3 सेट्स के ऊपर, और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो भी 3 सेट्स के ऊपर होगा। इन दोनों क्वेश्चंस को आपने ध्यान से समझना है, खास करके नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो, आउट ऑफ 280 स्टूडेंट्स इन क्लास +2, 130 प्ले हॉकी, 110 प्ले फुटबॉल एंड 80 प्ले वॉलीबॉल। सबसे पहली बात ना, आप सबसे पहली लाइन क्या लिखोगे, लेट h शो द नंबर ऑफ द सेट, या h शो द सेट हु प्ले हॉकी। ठीक है, फुटबॉल का हमने नाम रख दिया मान लो कैपिटल F, और वॉलीबॉल का हमने नाम रख दिया कैपिटल V। तो आप वो चीज़ करोगे, तो H आपने नाम रख दिया जी जो हॉकी प्ले करते हैं। ठीक है, और दूसरी गेम हमारे पास क्या है, फुटबॉल। F हमने नाम रख दिया जो फुटबॉल प्ले करते हैं, और नेक्स्ट जो हमने V नाम रख दिया वो है वॉलीबॉल प्ले करने वालों का, वॉलीबॉल खेलते हैं। ठीक है जी। अब 3 सेट वाला जो अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए, इसको वेन डायग्राम की हेल्प से करो, बहुत ईजी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और देखो सबसे पहली बात कि आपको मैं वेन डायग्राम से भी समझाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में गिवन क्या है। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। देखो, आउट ऑफ 280 स्टूडेंट्स इन क्लास +2, आउट ऑफ 280 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 280 का मतलब क्या है, अब ये सर्वे नहीं हुआ। आउट ऑफ 280 का मतलब हो गया हमें यूनियन दे रखा है, यहाँ 3 सेट है तो किसका यूनियन होगा, तीनों का यूनियन होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझो। अब 130 प्ले हॉकी, हॉकी खेलने वाले कितने हैं, 135 सॉरी। नेक्स्ट 110 प्ले फुटबॉल, तो n ऑफ f इज इक्वल टू 110। ठीक है जी। 80 प्ले वॉलीबॉल, तो n ऑफ v इज इक्वल टू 80, एंड 35 ऑफ दीज प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। 35 ऐसे लोग हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, मतलब हॉकी भी खेल रहे हैं, इंटरसेक्शन फुटबॉल भी खेल रहे हैं। ठीक है जी, ये कितने हैं, 35। नेक्स्ट हमें दे रखा है 30 प्ले वॉलीबॉल एंड हॉकी। 30 ऐसे हैं जो वॉलीबॉल और हॉकी दोनों खेल रहे हैं। कितने हैं, 30। नाउ 20 प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, 20 प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। ऑल्सो 20 प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, ऑल्सो ईच स्टूडेंट्स प्ले एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 गेम। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक तो कोई ना कोई गेम खेलता ही खेलता है, हर कोई गेम खेलेगा ही खेलेगा। इसका मतलब ये हमें यूनियन दे रखा है। अगर ऐसा बोलता ना कि कुछ एक ऐसे भी हैं जो कोई गेम नहीं खेल रहे, तो ये हमें इसको क्या दे रखा था, क्या दे रखा होता, हमें यूनिवर्सल गिवन होता। अब देखो, हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स, हमें वैल्यू निकालनी है कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सारी गेम्स खेलते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो कि हमें कॉमन पार्ट निकालना है। देखो, इस क्वेश्चन को ना मैं 2 तरीकों से कर रहा हूँ, आपको दोनों तरीकों का देखना है कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एक मैं यूज़ करूँगा जो हमारा वेन डायग्राम की हेल्प से, दूसरा मैं हमारा न्यूमेरिकली सोल्व करूँगा। आपको दोनों मेथड्स को ध्यान से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन डिपेंड करता है कि अगर आपके पास ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है तो क्वेश्चन के स्टेप हमें इंक्रीज करने पड़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमें कॉमन पार्ट भी गिवन है, ये तीनों भी गिवन है और ये भी गिवन है। मैंने मान लिया कि लेट तीनों गेम प्ले करने वाले, यानी कि हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल प्ले करने वाले कितने लोग हैं जी, कितने प्लेयर हैं, x प्लेयर हैं। नाउ जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। देखो, n ऑफ h यूनियन f यूनियन v, यानी कि a यूनियन b यूनियन c। फॉर्मूला पढ़ा था ना, थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला क्या था, n ऑफ h प्लस n ऑफ v, थर्ड हमारे पास क्या है, f, n ऑफ f माइनस में n ऑफ h इंटरसेक्शन f माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन v और माइनस n ऑफ v इंटरसेक्शन f।
और प्लस में क्या था, कॉमन पार्ट एन ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन वी। ठीक है, यूनियन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 280। एन ऑफ एच वी एंड एफ कितना है 135 प्लस 110 प्लस 80 माइनस एन ऑफ वी इंटरसेक्शन एफ, वी इंटरसेक्शन एफ कितना है 20 माइनस में एच इंटरसेक्शन वी, एच इंटरसेक्शन वी 30 और माइनस में एच इंटरसेक्शन एफ, ये तो आ गया ना वी इंटरसेक्शन एफ, वी इंटरसेक्शन एफ कितना है 20, एक 30 दे रखा था ना, एच ऑफ ये 30 है, ये 35 है सॉरी, और ये हमारे पास कितना है 20 और प्लस में तीनों का इंटरसेक्शन कितना है x, x की वैल्यू निकल रही है क्लियरली मुझे दिख रहा है 280 माइनस में इन तीनों को ऐड करो 5 8 9 9 प्लस 3 12, तो 1 2 3 325 माइनस 35, इनको भी ऐड कर लेते हैं हम, 30 प्लस 30 60 प्लस दिस, तो 85 आ गया प्लस में x, तो 280 और इज इक्वल टू 325 माइनस 85, माइनस का 85 इसमें से माइनस कर दो, ये आ जाएगा जी 0। ठीक है, 12 माइनस 8 4 240 प्लस में x, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 40। ये हमारे पास आंसर निकल गया। ये क्वेश्चन था जब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 1 या 2 नंबर के अंदर, हाँ अगर क्वेश्चन आ जाए 3 4 या 5 नंबर में इसी तरीके का इजी सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप कह सकते हो कॉम्प्लिकेट बना दो या कह सकते हो इंटरेस्टिंग बना दो। इस मेथड को जो आपने ध्यान से देखना है, ये नहीं सोचना है कि लॉन्ग कट मेथड है, इतना लंबा मेथड है, लेकिन हर क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, इस टाइप के हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए काम आएगा। देखो मैंने मान लिया कि ये हमारे पास वेन डायग्राम है, ठीक है। एक्चुअल में जो हम वेन डायग्राम से क्वेश्चन जो मेन सोल्व करते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं, उस मेथड से आप हर क्वेश्चन हर तरीके से सोल्व कर सकते हो। देखो हर क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो। मैंने ये सेट मान लिया जो हॉकी खेलने वाले हैं, ये सेट मैंने मान लिया जो फुटबॉल खेलने वाले हैं, और ये मैंने मान लिया जो वॉलीबॉल खेलने वाले हैं। तो ये वी, ये फुटबॉल और ये हॉकी, और बीच में कॉमन पार्ट मेरे पास क्या है एक्स। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है। ये कॉमन पार्ट बीच में है, लेकिन ये कॉमन पार्ट की वैल्यू एक्स है। एक एक करके नंबर पुट करते जाओ। देखो हमें दे रखा है, सबसे पहले अब इसकी बात करो। देखो एच ऑफ एन ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ, एच और एफ के बीच में कितने नंबर्स या कितने प्लेयर्स है कॉमन 35। तो एच और एफ के अंदर 35 कॉमन है, ये पोर्शन है ना, ये पूरा अगर 35 है उसमें से अगर x निकल जाए तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 35 माइनस एक्स बन जाएगा। ध्यान से देखो, है ना। अब v और h के अंदर कॉमन कौन है, v और h के अंदर कॉमन कितने हैं 30, उसमें से x निकाल दो, ये कितना आ गया 30 माइनस एक्स। अब f और v के अंदर कॉमन कितने हैं 20, x निकाल दो 20 माइनस एक्स, कॉमन x थे। अब इनकी बारी आ गई। n ऑफ h कितना है 135, n ऑफ h कितना है 135। तो इस पोर्शन की वैल्यू क्या होगी 135 में से क्या माइनस करोगे, ये तीनों, ठीक है। तो 135 में से माइनस कर दो 35 माइनस एक्स, यानी कि प्लस का हो गया, x भी माइनस हो जाएगा और ये 30 माइनस एक्स भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि x कट बाय x, ये बच गया 135 माइनस 35 100, 100 माइनस 30 70। तो ये जो पोर्शन है ये कितना है 70 प्लस एक्स, ठीक है। ध्यान से समझना है मेथड। अब देखो अगर मुझे f के अंदर निकालना है ये पोर्शन, टोटल n ऑफ f मेरे पास कितना दे रखा है, n ऑफ f कितना है 110। तो 110 में से जब ये तीनों माइनस हो जाएंगे सिर्फ ये पोर्शन आएगा, तो माइनस करो 110 माइनस में 35 माइनस एक्स, माइनस में एक्स, ये x है, और माइनस में 20 प्लस एक्स। तो x कट बाय x 110 माइनस में 35, ये मेरे पास कितना आ गया 65 प्लस दिस 75 प्लस x माइनस 20। तो आंसर आ गया मेरे पास 55 प्लस में x। तो ये मेरे पास पोर्शन जो बच गया वो है 55 प्लस x। नेक्स्ट v की बारी आ गई जी। v कितना है, v हमारे पास है 80। तो 80 में से ये तीनों माइनस करो, यानी कि 80 माइनस में x, माइनस में 20 माइनस x,
माइनस में 30 माइनस एक्स, तो x कट बाय x, 80 माइनस 20 60, 60 माइनस 30 30, 30 प्लस एक्स रह गया। तो ये मेरे पास पोर्शन कितना है 30 प्लस एक्स। अब देखो तो अब देखो अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं, इन सारे नंबर्स को ऐड कर दूं, तो क्या ये नहीं आएगा? सारे के सारे प्लेयर ये तीनों गेम्स खेल ही रहे हैं कोई ना कोई, तो सारे प्लेयर इन्हीं के अंदर हैं। इन सारी x की वैल्यूज़ को अगर मैं ऐड कर दूं तो आंसर क्या आएगा 280। यानी कि अगर मैं करूं 70 प्लस एक्स प्लस 35 माइनस एक्स प्लस 55 प्लस एक्स प्लस x प्लस 30 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स प्लस 30 प्लस एक्स, कितनी क्वांटिटीज हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और ये मेरे पास क्या बनेगा? n ऑफ h यूनियन f यूनियन v, जो कि हमारे पास कितना है 280। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करो। ये सारी जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे आपके पास x की वैल्यू आएगी। देखो ब्रैकेट्स ओपन कर दी, x कट बाय x प्लस x कट बाय x, x कट बाय x। जब ये सारी क्वांटिटी प्लस करके वहाँ जाके माइनस आएगी, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 40। तो ये हमारे पास है सेकंड मेथड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि 6 जो है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और आप कह सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पता ही होने चाहिए कि वेन डायग्राम से ऐसे 3 सेट का कुछ भी पूछ रखा हो, रैंडमली आप क्या क्या कैसे कैसे निकाल सकते हो। देखो इजी मेथड करेंगे, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए या तो आपको यही मेथड चूज करना है। आप चाहो तो अपना कोई भी प्रायोरिटी रख सकते हो मेथड के साथ, पर सबसे बेस्ट मेथड यही है इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखो इन अ सर्वे, सर्वे का मीनिंग क्या है? अब यहाँ पे मैंने जब आपको बोला था कि सर्वे अगर हो रहा है तो इसका मतलब वो यूनियन की बात नहीं कर रहा, वो यूनिवर्सल की बात कर रहा है। सर्वे है, अगर आपके पास देखते हैं कंडीशन क्या गिवन है, 25 स्टूडेंट्स आर देयर, 25 स्टूडेंट्स आर देयर। तो सबसे पहले ना मैं क्वेश्चन के अंदर 1 बाय 1 लिखता हूँ। एन ऑफ यू मेरे पास कितना है 25। आगे क्वेश्चन समझते हैं कि क्या दे रखा है, निकालना क्या है। इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स। 15 जो है वो मैथ ले चुके हैं, उसको मैंने शो कर दिया m से। आप ये ऊपर लिखोगे लेट m बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु चूज मैथ फॉर अ सब्जेक्ट, फॉर हर और हिज सब्जेक्ट। 12 हैड टेकन फिजिक्स, 12 हैड टेकन फिजिक्स, तो मैंने उसको p से डिनोट कर दिया, ये आ गया मेरे पास 12। नाउ 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 11 हैड टेकन केमिस्ट्री। 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, सॉरी मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी कि इनका इंटरसेक्शन दे रखा है। ठीक है, 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, और ये हमें क्या दे रखा है, कितने हैं 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये आ गया जी। अच्छा, एंड 3 हैड टेकन ऑल द सब्जेक्ट, और 3 ऐसे हैं जिन्होंने सब लिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी मैथ इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है केमिस्ट्री, एंड पी इज़ फॉर फिजिक्स। तो 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए हुए हैं। ठीक है, नाउ अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स दैट, 1 बाय 1 यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ मैं। देखो पहला हमें क्या निकालना है, ओनली केमिस्ट्री। ठीक है, ओनली केमिस्ट्री। अब ओनली केमिस्ट्री का मतलब क्या है, केमिस्ट्री में से वो हटा दो जो फिजिक्स और मैथ पढ़ रहे हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड हमें निकालना है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स। थर्ड हमें निकालना है ओनली फिजिक्स। फोर्थ है जी, थर्ड फोर्थ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हमें निकालना है जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बट नॉट मैथ। ठीक है,
आपको क्वेश्चन समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। अब देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। ये सिर्फ मैं डिस्प्ले पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सोल्व करने में इजी रहे बाद में, आप सिर्फ क्वेश्चन के बाद सीधे सॉल्यूशन सोल्व करोगे। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, 7th हमें पूछा हुआ है, एटलीस्ट वन, कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ेगा। और 8th जो लास्ट पूछा हुआ है वो है हमारे से नन ऑफ द सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर वो सारे पार्ट्स आ गए जो प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं, जो क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं, उसने सब कुछ दे दिया। लेकिन इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से। देखो कैसे, हमने वेन डायग्राम समझना है। सबसे पहले मैंने मान लिया ये मेरा यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, 25। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो मैथ पढ़ते हैं, ये वो स्टूडेंट हैं जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो फिज़िक्स पढ़ते हैं। ठीक है जी, ऐसा आ गया। इसके बाद रैंडमली अपना अल्फ़ाबेट लिख दो, ABCDEFG, यहाँ पे लिख दिया। ऐसे क्वेश्चंस के लिए वेन डायग्राम बनाया और लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि हमें इसके नंबर्स निकालने हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपको समझना है। नाउ क्या मैं कह सकता हूँ F वो स्टूडेंट है जो तीनों सब्जेक्ट ले रहे हैं, कॉमन पार्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों लेने वाले कौन से हैं, तीनों सब्जेक्ट लेने वाले कौन से हैं? 3 F, सॉरी, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? F की वैल्यू 3 आ गई। नाउ देखो ये हो गया। अब आ जाओ मैथ और केमिस्ट्री। मैथ और केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेने वाले कितने लोग हैं? ये पूरा का पूरा जो कॉमन पोर्शन है, B + F बोल सकते हो। तो B + F की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? ठीक है, मैथ एंड केमिस्ट्री। देखो मैथ एंड केमिस्ट्री कहाँ है? मैथ एंड केमिस्ट्री कितने हैं? 5। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इन दोनों में आ जाओ। मैथ एंड फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं? मैथ एंड फिजिक्स 9। तो E + में F, E + में F = 9। इसको मान लिया मैंने थर्ड इक्वेशन। नाउ मैथ फिजिक्स हो गया। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री F + D। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कहाँ पे है जी? ये रहा 4। इसको मान लिया फोर्थ इक्वेशन। ये हो गए, ये हो गया और इन सब की वैल्यू आ गई। अब आ जाओ मैथ पे। मैथ पढ़ने वाले कौन है? A B F E, ये सारे। तो A + B + F + E, ये मैथ पढ़ने वाले हैं। और मैथ पढ़ने वाले हैं कितने? 15। ये फिफ्थ इक्वेशन होगी। ठीक है, अब ये मैथ पढ़ने वाले हो गए। केमिस्ट्री वाले कौन है? B C F D, B C F D यानी कि केमिस्ट्री पढ़ने वाले। केमिस्ट्री पढ़ने वाले 11 है। तो B + में C + में D + B C F D, केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने थे? 11। ये सिक्स्थ इक्वेशन हो गई। ठीक है, फिजिक्स पढ़ने वाले, फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं? 12। E F D E F D E F D G, ये है मेरे पास 12। तो जितनी कंडीशंस हमारे पास गिवन थी वो सब आ गई। ठीक है जी, जितने भी नंबर्स मेरे पास आपके पास एलिमेंट्स गिवन थे कि इसमें इतने एलिमेंट हैं, उसमें इतने इतने, इसमें इतने स्टूडेंट हैं, उसमें इतने स्टूडेंट हैं, वो सब हमने लिख दिया। अब देखो एक एक करके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। ठीक है, सबसे इजी मेथड। F की वैल्यू कितनी है? 3। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन B + F कितना है? B + F है जी 5। तो 1 से वैल्यू F की पुट कर दी, कितनी है वैल्यू? 3 वहाँ जाके माइनस हो गया, B की वैल्यू आ गई। ठीक है, ख़त्म। B की वैल्यू मेरे पास आ गई। फ्रॉम थर्ड एंड, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड E + F कितना है? 9। और F की वैल्यू कितनी है? 3 पुट कर दो। तो E + में 3 = 9। दैट मीन्स E की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 6। ये भी हो गया। नाउ
अब फ्रॉम फोर्थ एंड फर्स्ट f प्लस डी इज इक्वल टू कितना है, f प्लस डी इज इक्वल टू है जी 4 और f की वैल्यू कितनी है 3, पुट कर दो 1। ये सारी वैल्यूज आ गई। अब देखो ये सारी की सारी इक्वेशन सोल्व हो चुकी हैं। अब उठाओ फिफ्थ इक्वेशन, फ्रॉम फिफ्थ a प्लस बी प्लस एफ प्लस ई इज इक्वल टू 15। ठीक है, a प्लस बी प्लस एफ प्लस ई इज इक्वल टू 15। नाउ a की वैल्यू हमें नहीं पता, b की पता है, e की पता है और d की पता है। a की, b की और सॉरी f की वैल्यू हमें पता है, f कितना है 3 और b की वैल्यू कितनी है 2 और e की वैल्यू मेरे पास कितनी है 6। a की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ गई 15 माइनस में 11, a की वैल्यू आ गई 4। तो एक ये पार्ट हो गया। ठीक है, 1 बाय 1 आप अपने कॉपी पे करते रहोगे प्रेजेंटेशन क्वेश्चन की। नाउ फ्रॉम सिक्स्थ क्या है, b प्लस सी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू कितना है 11। अच्छा b की वैल्यू कितनी है जी, b की वैल्यू है 2। ठीक है, प्लस c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है, c हमें निकालना है d की वैल्यू कितनी है 1, f की वैल्यू कितनी है f 3, तो इज इक्वल टू 11। यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई 11 माइनस में 6 विच इज इक्वल टू 5। ये c की वैल्यू निकल गई। ठीक है, नेक्स्ट e प्लस एफ प्लस डी प्लस जी, यानी कि फ्रॉम सेवेंथ e प्लस एफ प्लस डी प्लस जी इज इक्वल टू, ये मेरे पास कितना है 12। अब e की वैल्यू मेरे पास क्या है 6 प्लस, समझ आ रहा है ना, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दे रखा है। f मेरे पास कितना है, f है जी 3, d हमारे पास कितना है d की वैल्यू है जी कहाँ पे 1, g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू हमें नहीं पता, यहाँ से निकल जाएगी। तो g इज इक्वल टू 12 माइनस में ये कितना है 10, g की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2। तो एक तरीके से आप कह सकते हो हमने सारी की सारी वैल्यूज़ निकाल दी। ठीक है, a b c d जितने भी अननोन वेरिएबल्स यहाँ पे प्रेजेंट थे, हमने सारी वैल्यूज़ जो है उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर दी। अब देखो नाउ, अब पहला पॉइंट हमें क्या दे रखा है, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले। अब देखो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं, जो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो ये पोर्शन है, और इसके अंदर कौन है C, मतलब C का आंसर ही पहले का आंसर है। C की वैल्यू कितनी आ रही है चेक करो, C है मेरे पास 5, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड हमें बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ने वाले, सिर्फ मैथ पढ़ने वाले कौन है A, तो A का आंसर ही हमारा सेकंड पॉइंट का आंसर है। A मेरे पास कितना आ रहा था, A की वैल्यू है जी C B, A है 4। थर्ड पॉइंट ओनली फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले, सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं G, और G का आंसर मेरे पास कितना आ रहा है 2। ठीक है, फोर्थ हमें बताना है फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं पर मैथ नहीं पढ़ रहे। ये देखना, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं पर मैथ नहीं पढ़ रहे। अच्छा, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले ये हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मैथ नहीं पढ़ रहे, तो F को हटा दो, यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है D की, तो D की वैल्यू ही इसका आंसर है, और D की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी 1। फिफ्थ पॉइंट है मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो E की वैल्यू लिखनी है, और E की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, E की वैल्यू 6। सिक्स्थ पॉइंट ओनली 1, सिर्फ वो कह रहा था कि कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब हो सकता है कि स्टूडेंट वो हो मैथ के जो सिर्फ मैथ पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो स्टूडेंट्स हों केमिस्ट्री के जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हो सकता है फिजिक्स। यानी कि आपको निकालना क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है ए, और ये C प्लस
फिजिक्स पढ़ने वाले, सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले जो भी बच्चे थे उनकी एडिशन कर दी। a प्लस सी, ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, a है हमारे पास 4, c की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 5 और g की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2, तो 4 + 2 6 + 5 11 मेरे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 7। देखो ठीक है, 7th पार्ट है एट लीस्ट वन, कि जो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ ही रहे हैं। कम से कम एक पढ़ने का मतलब है ये सारे के सारे कम से कम एक पढ़ ही रहे हैं, तो इन सब की एडिशन कर दो, है ना। कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी पढ़ें, तो ये सारे वो हैं बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। तो a + b + c + f + d, a b c f d e g, ठीक है। a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ से वैल्यूज पुट कर दो 4 + b मेरे पास कितना है, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 2 + c की वैल्यू है जी हमारे पास 5 + f कितना है, f है 3 + d है 1 + e है 6 प्लस में g मेरे पास कितना है 2। तो ये आंसर, इसकी एडिशन कर दो, 4 + 2 6 + 5 11 + 3 14 + 1 15 15 + 6 21, तो 23। तो 23 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया ये पार्ट। अब देखो लास्ट पार्ट जो पेंडिंग है वो है ये 8th पार्ट, वो बोल रहा है नन ऑफ द सब्जेक्ट, ऐसे कितने बच्चे हैं जो कुछ नहीं पढ़ रहे। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे होंगे जो कुछ नहीं पढ़ रहे, वो यहाँ बाहर पढ़े होंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर पढ़े होंगे, पर इनमें नहीं होंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यूनिवर्सल में से ये पूरे नंबर माइनस कर दो, यानी कि यूनिवर्सल के अंदर से वो माइनस कर दो जो कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं, वो बच्चे आ जाएंगे जो कुछ नहीं पढ़ रहे। तो ये मेरे पास आंसर कितना आया है, यूनिवर्सल हमारे पास कितना दे रखा था 25, तो 25 - 23 मेरे पास कितना आंसर आ गया 2। तो 2 बच्चे ऐसे हैं जो बाहर हैं, यानी कि कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको बहुत बार करनी है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 2। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।